तो नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। फिलर फोरम ये मंच हमारा साथियों समर्पित है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर तैयारी करवाई जाती है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की तैयारी करवाते हैं साथियों हम यहाँ पर। मैं हिस्ट्री का एजुकेटर हूँ। हिस्ट्री के अलावा साथियों हमारे यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, कॉमर्स, हिंदी, संस्कृत और फर्स्ट पेपर और हिस्ट्री, ये 7 सब्जेक्ट हैं जिनकी हम यहाँ पर फिलहाल तैयारी करवाते हैं। इन फ्यूचर में हम इसको और आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी सब्जेक्टों को के माध्यम से यूजीसी नेट जीआरएफ क्रैक करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फिलर फोरम के ऐप के माध्यम से। नीचे मिल जाएगा आपको उसका लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। फिलर फोरम की वेबसाइट के माध्यम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का लिंक वीडियो के नीचे साथियों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ना केवल साथियों एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की ही, बल्कि हिस्ट्री विषय से जुड़े हुए सभी प्रकार के सब्जेक्ट, सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे कि पीजीटी, टीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या इस प्रकार एसएससी है, इस प्रकार से डीएसएसबी वगैरह, इस प्रकार से कभी सभी प्रकार के सेंटर लेवल के और स्टेट लेवल के एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये साथियों सभी क्लासेस जो हैं सभी पूर्ण रूप से निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज़ और साथियों, हमारे रेगुलर व्यूअर्स जो हैं, जैसे कि मोटिवेशनल लिसा मैम है, अपर्णा मैम है और मोनू राजभर सर हैं। अपर्णा मैम है, हाँ उनका नाम आ गया, और प्रेरणा मैम है एक क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ साथियों। तो जो भी हमारे रेगुलर व्यूवर हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह लगातार हमारे साथ बने रहिए साथियों। हम लगातार आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहेंगे और आपको हम सिलेबस समझाते रहेंगे। ठीक है, तो अधिक समय ना लेते हुए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। हमारा आज साथियों एंशिएंट हिस्ट्री में धर्म सुधार आंदोलन 7th चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि हम बुद्ध धर्म पढ़ रहे हैं फिलहाल। ठीक है, कल हमने बुद्ध धर्म के बारे में डिस्कशन किया था और आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए साथियों, बौद्ध धर्म और बौद्ध अनुयायी, आज हम चर्चा करेंगे कि बुद्ध धर्म के प्रमुख कौन कौन अनुयायी हुए थे, उनके शिष्य कौन कौन हुए थे, उनको मानने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे। ठीक है, तो महाकश्यप थे साथियों, महाकश्यप भी बोल देते हैं इनको, महाकश्यप पाली का शब्द है। ठीक है, तो ये जो थे प्रथम बौद्ध संगीति के भी अध्यक्ष रहे थे, तो ये प्रमुख शिष्यों में से एक थे। इसके अलावा महाकच्छायन थे, सारिपुत्र थे। सारिपुत्र ने साथियों 16 करोड़ में एक जेतवन विहार खरीद करके महात्मा बुद्ध को दिया था, इसलिए प्रसिद्ध हैं। मोदगलयान है, अनिरुद्ध थे, आनंद थे। आनंद साथियों इनके निजी परिचारक, निजी सेवक थे और इनके परम शिष्यों में से एक थे। ठीक है, प्रिय शिष्यों में से एक थे। अंतिम समय तक ये उनके साथ रहे थे और बुद्ध के जाने के बाद सबसे विद्वान और सबसे वरिष्ठ यही आनंद ही थे। ठीक है, इसके अलावा बिंबिसार थे। बिंबिसार सबको पता होगा, मगध साम्राज्य के शासक थे, बुद्ध के मित्र थे और बुद्ध धर्म के संरक्षक भी थे। ठीक है, इसके अलावा उपाली थे, सुबद्ध थे। सुबद्ध ये साथियों बहुत वृद्ध अवस्था में इन्होंने उपदेश लिया था महात्मा बुद्ध से। महात्मा बुद्ध अपने अंतिम समय में अपने उम्र की अंतिम अवस्था में तब थे, उस समय इन्होंने सुबुद्ध ने उनसे दीक्षा प्राप्त की थी और उनसे दीक्षा प्राप्त करने के कुछ समय के बाद महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु होने पर सुबुद्ध ने ही ये कहा था, सुभद्र भी बोल देते हैं इसको, सुबुद्ध ने कहा था कि चलो अच्छा हुआ बुद्ध अब नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हैं। तो ये स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि किसने कहा, बुद्ध की मृत्यु के बाद किसने कहा कि चलो अच्छा हुआ बुद्ध अब नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र है। तो इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप नोट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो वो थे सुबुद्ध ने कहा था, सुभद्र भी बोल देते हैं इनको। ठीक है, इसके अलावा और कौन थे, अंगुलीमाल। अंगुलीमाल साथियों, अंगुलीमाल एक डाकू थे, एक राक्षस प्रवृत्ति का इंसान था, जो कि लोगों की मार करके हत्या करके उनकी एक उंगली काट करके अपने गले में माला बना के डाल रखी थी उसने। ठीक है, तो वो उनका सामना जब महात्मा बुद्ध से हुआ तो वो उससे इतने प्रभावित हुआ कि उन्होंने सब कुछ छोड़ करके, पाप कर्म छोड़ करके महात्मा बुद्ध से दीक्षा प्राप्त कर ली थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छन्न जो थे साथियों, ये महात्मा बुद्ध के सारथी थे। महात्मा बुद्ध जब गृह त्याग रहे थे 29 वर्ष की अवस्था में, तो ये उनको लेकर के रथ पे बैठा करके
बाहर तक छोड़ करके आए थे। तो उन्होंने लास्ट में उनसे विदा ली और सारथी को छन्न को रथ समेत वापस कर दिया था। ठीक है। अनाथ पिंडक थे। देवदत्त साथियों इनका चचेरा भाई था। ये शरारती प्रवृत्ति का था और बुद्ध शुरुआत से ही महात्मा बुद्ध का घोर विरोधी रहा था। ठीक है। देवदत्त ने ही महात्मा बुद्ध के समय में ही संघ का प्रमुख बनने की चेष्टा की थी, लेकिन महात्मा बुद्ध ने मना कर दिया था। इन्होंने कहा था कि बुद्ध अब बुजुर्ग हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, इसलिए बुद्ध को आराम करना चाहिए और संघ का अध्यक्ष मुझे बना दिया जाए। लेकिन महात्मा बुद्ध ने इनको मना कर दिया था और इनको संघ से बाहर निकाल दिया था और ये घोषणा करवा दी थी कि इनका संघ से कोई लेना देना नहीं है। अगर कल को कोई इनके साथ एक्टिविटी करता है, कोई संपर्क स्थापित करता है, तो संघ और बुद्ध उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। जीवक साथियों एक प्रसिद्ध राजवैद्य थे जो कि बिंबिसार के राज दरबार में रहते थे। इन्होंने बहुत से लोगों का इलाज किया था। महात्मा बुद्ध का भी मलबंध यानी कि कब्ज एक पर क्या बोलते हैं उसको, कॉन्स्टिपेशंस हो गया था, उसका इलाज भी जीवक ने किया था। ये साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में ये है कि ये एक व्यक्ति का इलाज करने के लिए उस समय 16,000 कारशापण लेते थे। इनकी फीस कितनी थी? 16,000 कारशापण। उस समय का जो मुद्रा थी, करेंसी थी, जैसे आज हम मान लीजिए कि एक प्रकार से 16,000 रुपये आज के संदर्भ में अगर बोले तो 16,000 कारशापण इनकी फीस थी उस समय। शुद्धोधन, महाराज शुद्धोधन यानी कि ये महात्मा बुद्ध के पिता ही थे। महात्मा बुद्ध के पिता थे, तो इन्होंने कहा था कि दीक्षा के लेने के बाद में महात्मा बुद्ध से कि महाराज पुत्र वियोग का इतना कठिन दर्द है जो कि चमड़ी, मांस और हड्डी को भेदता हुआ बोन मैरो तक चला जाता है, मज्जा तक चला जाता है। ये स्टेटमेंट इनकी है। इसके अलावा प्रसेनजीत थे जो कि कौशल के राजा थे साथियों। कौशल के राजा थे प्रसेनजीत। ये इनके बारे में इन्होंने कहा था कि भगवापी कौशल को अहमपि कौशल को, कि भगवान यानी कि महात्मा बुद्ध भी कौशल के हैं और अहमपि कौशल को यानी कि मैं भी कौशल का हूँ। भगवाओपी 80-60 को, अहमोपी 80-60 को, यानी कि भगवान भी 80 वर्ष के हैं और मैं भी 80 वर्ष का हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रसेनजीत के बारे में। ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं साथियों कि प्रमुख महिलाएं, शिष्या और अनुयायी कौन कौन थी महात्मा बुद्ध की। ठीक है। गौतमी प्रजापति, महाप्रजापति गौतमी बोल देते इनको साथियों। ये महात्मा बुद्ध की ही मौसी थी, महात्मा बुद्ध की विमाता थी। ठीक है। महात्मा बुद्ध की माँ की मृत्यु होने के बाद इनके महाराज शुद्धोधन, महात्मा बुद्ध के पिता ने उनकी बहन, छोटी बहन महाप्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया था, तो ये उनकी विमाता थी। इनकी एक बहन आगे देखेंगे। खैर, गौतमी, महाप्रजापति गौतमी को ये इन्हीं की नंदा इन्हीं की गौतमी की बेटी थी, यानी कि इनकी मौसेरी बहन थी महात्मा बुद्ध की। यशोधरा इनकी पत्नी थी महात्मा बुद्ध की। विशाखा नाम की महिला थी। मल्लिका थी। खेमा या क्षेमा ये जो है मगध साम्राज्य के राजा थे साथियों। बिंबिसार उनकी रानी थी, पत्नी थी। आम्रपाली इंपॉर्टेंट है साथियों। आम्रपाली वैशाली की नगर वधू थी, वैशाली की गणिका थी, जो कि एक रात का मनोरंजन के लिए साथियों 50 कारशापण लिया करती थी उस समय। एक रात के मनोरंजन के लिए इनकी फीस 50 कारशापण थी। ठीक है। इन्होंने महात्मा बुद्ध को एक विहार जो है दान में दिया था, बहुत बड़ा विहार जो है महात्मा बुद्ध को दान में दिया था, इसलिए फेमस है। अब कुछ फैक्ट्स और ले लेते हैं बुद्ध धर्म से जुड़े हुए। थ्योरी हमारी हो गई है लगभग। ठीक है। अब उनको मेन जो टॉपिक है, मेन जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं साथियों हम। वर्षावास या वत्सावास बोल देते हैं प्राकृत में, पाली में वत्सावास या वर्षावास। तो वर्षावास एक ऐसी अवस्था होती है साथियों बुद्ध दर्शन में कि एक वर्ष के अंदर 8 माह तक धर्म प्रचार करना है और 4 माह जो वर्षा के बारिश का समय होता है, तो 4 माह वो है एक जगह पर ठहर करके उन्होंने अपना एक जगह पर स्थिर होना होता है। किन्होंने? शर्मणों ने, जो अनुयायी थे, प्रचारक थे, उनके लिए 4 माह का निश्चित समय कर दिया गया था कि आपने 4 माह किसी एक निश्चित स्थान पर होकर के इकट्ठा होकर के निवास करना है और बाकी के 8 माह आपने प्रचार करना है। तो वर्षावास है। सब महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक वर्षावास साथियों 26 वर्षावास श्रावस्ती में बिताए थे। कहाँ बिताए थे? श्रावस्ती में 26 वर्षावास। ठीक है। बुद्ध देशना या बुद्ध के उपदेश। बुद्ध ने साथियों, महात्मा बुद्ध ने करीब 45 साल तक, 45 ईयर्स तक जो है धर्म प्रचार किया था, उपदेश दिया था लोगों को। ठीक है।
45 साल तक। तो उसको बुद्ध देश ना कहा जाता है। बुद्ध दर्शन में इनके 4 आर्य सत्य हैं, 4 प्रमुख आर्य सत्य हैं। कौन कौन से साथियों? दुख, दुख, दुख समुच्चय, दुख समुदाय, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये इनके 4 प्रमुख सत्य हैं, आर्य सत्य जिनको कि बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इधर का चैप्टर क्लियर हो गया है। अब हम जरा दूसरी तरफ देख लेते हैं। बुद्ध धर्म के 3 प्रमुख रत्न हैं साथियों, त्रिरत्न बोल देते हैं इनको बुद्ध धर्म में। कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। इनके बारे में बोलते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ठीक है, तो ये 3 इनके त्रिरत्न बोले गए हैं। इसी प्रकार से 3 स्कंद हैं इनके। कौन कौन से हैं? प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा, शील और समाधि। इसी से ही फिर आगे चल करके अष्टांगिक मार्ग बना है साथियों, मध्यम मार्ग जिसको बोल देते हैं। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से देख लेते हैं। प्रज्ञा में से 3 निकले, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाणी। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव। ठीक है, शील में से ये 2 हैं। और समाधि के 3 पार्ट है। कौन कौन से? सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। व्यायाम बोले तो एक्सरसाइज, सम्यक स्मृति बोले तो प्रज्ञा और समाधि बोले तो मेडिटेशन एक प्रकार से। ठीक है, तो ये जो 8 हैं, ये इनको सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग बोला जाता है किसी भी समस्या को समाधान के लिए साथियों। महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का नियम सुझाया है। इन नियमों के ऊपर चलते हुए इंसान अपना निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, ऐसा बुद्ध दर्शन कहता है। और क्या है साथियों? बुद्ध दर्शन जो है ना साथियों, बौद्ध प्रमुख रूप से अनिश्वरवादी और अनात्मवादी है। अनिश्वरवादी बोले तो ईश्वर में की सत्ता में विश्वास नहीं करता, वो भगवान को नहीं मानते हैं, वो ईश्वर को नहीं मानते। वो मानते हैं कि जो प्रैक्टिकल दिखाई देता है हमें, जो जिस चीज़ को हम डायरेक्ट महसूस कर सकते हैं और हमारी इंद्रियां जिस चीज़ को महसूस कर सकती है, केवल वही सत्य है, इसके अलावा और कोई सत्य नहीं है। उनकी सत्य को जानने की ये परिभाषा है। ठीक है, और अनात्मवादी है, वो आत्मा में विश्वास नहीं करते, आत्मा की सत्ता में विश्वास नहीं करते। हाँ, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और कर्म में विश्वास करते हैं। कर्म में विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि कर्मों के आधार पर ही हमें कर्मों का, जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हम उसका फल भोगते हैं। अच्छे करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। इस चीज़ को वो मानते हैं। आत्मा को नहीं मानते, लेकिन हाँ पुनर्जन्म को मानते हैं। कर्मों के आधार पर उनका मानना है कि कर्मों के आधार पर इंसान का पुनर्जन्म होता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ, भविष्य के बुद्ध 28 बुद्ध हुए हैं साथियों। ठीक है, हीनयान प्रमुख 4 संप्रदाय हैं इनके, हीनयान, महायान, तंत्रयान और वज्रयान। थेरवाद भी हुआ है। तो 4 ये प्रमुख इनके यान जो है प्रमुख संप्रदाय हुए हैं बुद्ध के। इसके अलावा 28 से अधिक संप्रदायों का उल्लेख मिलता है अलग अलग स्थानों पर हमें। ठीक है, तो ये है। इसके बाद भविष्य बुद्ध जो है साथियों मैत्रेय बुद्ध हैं। भविष्य इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, नेट का PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है कि आने वाले जो भविष्य के जो बुद्ध है उनका क्या नाम है, तो उनका नाम मैत्रेय है। उन्हें मैत्रेय बुद्ध कहा गया है बौद्ध दर्शन में। पातिमोक्ष, पातिमोक्ष क्या होता है साथियों? पातिमोक्ष एक विधि नियम होते हैं, विधि निषेध के एक नियम एक होते हैं जो कि ग्रस्त जो होते हैं, जो श्रमण होते हैं, जो अनुयायी होते हैं, उनके लिए 227 नियम। ठीक है, पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 311 नियम बनाए गए हैं कि इनके दीक्षा लेने के उपरांत में उनको क्या क्या फॉलो करना है और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो जो पुरुष होते हैं उनके लिए 227 और महिलाओं के लिए 311 विधि निषेध के नियम हैं ये। ठीक है, तो आज हमने इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये हमारा पोर्शन जो है कंप्लीट हो गया साथियों। इसी के साथ साथ अब हम इससे थोड़ा सा आगे देख लेते हैं और इसके बारे में। तो साथियों अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं बौद्ध धर्म के बारे में ही। बौद्ध संगीतियाँ,
बौद्ध संगीतियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कौन सी संगीतियाँ कब कब हुई, क्या क्या उनका समय काल था। ठीक है, तो बौद्ध संगीतियाँ, पहली बौद्ध संगीति साथियों महात्मा बुद्ध के मृत्यु के 4 माह के बाद 483 BC में हुई थी। कहाँ पर? राजगृह में, जो कि मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी साथियों उस समय पर। राजगृह वहाँ पर हुई थी। शासक कौन था? अजातशत्रु, बिंबिसार का पुत्र शासक अजातशत्रु था। अध्यक्ष कौन था उस समय? महाकश्यप। महाकश्यप जो थे उसके उस समय अध्यक्ष थे प्रथम बौद्ध संगीति के। और प्रमुख रूप से क्या हुआ था साथियों उस समय? शुद्ध पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी आनंद के द्वारा। आनंद जो कि महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य थे और अपने समय के सबसे विद्वान व्यक्ति थे। महात्मा बुद्ध के बाद में इन्होंने शुद्ध पिटक और विनय पिटक की रचना की थी पहली बौद्ध संगीति के बाद। ठीक है, क्लियर। दूसरी बौद्ध संगीति 383 महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण के नेट 100 साल के बाद 383 BC में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पर? वैशाली में। वैशाली में शासक उस समय था साथियों कालाशोक। ठीक है, अध्यक्ष कौन था? सब्बाकामी, सर्वकामी भी बोल देते हैं, क्योंकि पाली भाषा में ये ज़्यादातर साहित्य लिखा गया साथियों, तो हम इसको पाली के का ही टंग लेंगे। सब्बाकामी या सर्वकामी, सर्वकामी बोल देते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये जो संगीति साथियों ये 8 महीनों तक चली थी। कितने महीनों तक चली थी? 8 महीनों तक। और इसमें जो है सबसे पर महत्वपूर्ण इसमें दूसरी संगीति में क्या हुआ था? दूसरी संगीति में संघभेद हो गया था साथियों। महादेव के 10 नियमों के वजह से संघभेद हो गया था। तो इसके कारण में इसमें ये 2 प्रमुख संप्रदायों में बट गया था, महासांगिक और सतवीरवादी या थेरवादी बोल देते हैं इसको। तो बौद्ध धर्म के 2 धारणाएं बन गई थी, महासांगिक और सतवीरवादी या थेरवादी। आगे चल करके महासांगिक से महायान और सतवीरवादी से हीनयान संप्रदाय का उदय हुआ। ठीक है, तो ये तीसरा क्या हुआ था? तीसरी बौद्ध संगीति 247 BC। कुछ जगहों पे आपको साथियों 255 AD BC या फिर 250-251 BC भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो लेकिन एक्यूरेट जो है वो 247 BC में हुई थी। शासक कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र। अब जो है मगध की साम्राज्य राजधानी पाटलिपुत्र हो चुकी थी साथियों। अशोक के समय पर, जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक हुए थे उनके समय पर ये तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। हालांकि इसमें एक कुछ विद्वान डाउट मानते हैं इस वजह से, क्योंकि अशोक के किसी भी अभिलेखों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। दूसरी से बौद्ध संगीति का अशोक के अभिलेखों में, चाहे वो स्तंभ लेख हो, गुफा लेख हो या गुहा लेख हो, किसी भी लेख में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसलिए कुछ विद्वान इसको संदेह की नज़र से देखते हैं। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष कौन थे उस समय? मोगलीपुत्र तिस्स। मोगलीपुत्र तिस्स जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। मोगलीपुत्र तिष्य, मोगलीपुत्र तिष्य भी बोल देते हैं, मोगलीपुत्र तिष्य भी बोल देते हैं इनको। ठीक है, तो कन्फ्यूजन मत होइए। ये चली थी लगभग 9 महीनों तक साथियों। और इसमें जो रचना हुई थी प्रमुख रूप से अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। किन्होंने की थी? अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। तो शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये इनके 3 प्रमुख वो क्या बोलते हैं ग्रंथ है। शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक 3 प्रमुख ग्रंथ है बौद्धों के, बौद्ध दर्शन में। ठीक है, ये चौथी बौद्ध संगीति साथियों कनिष्क के समय काल में हुई थी। कुछ 78 AD भी मानते हैं इसको और कुछ 102 AD में। तो 102 AD ज़्यादा फेमस है। 102 AD जो है इसका प्रमाण ज़्यादा मिलते हैं हमें, तो हम 102 AD को ही मान लेते हैं। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में। कश्मीर के कुंडलवन में। और शासक उस समय साथियों कुषाण नरेश कनिष्क था, जो कि चंद्रगुप्त क्या बोलते हैं अशोक के बाद में सबसे बड़ा बौद्ध धर्म का संरक्षक जो हुआ था वो कनिष्क हुआ था, जिसका कि साम्राज्य अशोक से भी बड़ा बताते हैं। ठीक है, अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। अध्यक्ष इस समय थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष साथियों कौन थे? अश्वघोष। वसुमित्र ने इस समय लिखा था साथियों विभाषा शास्त्र, तीनों पिटकों को मिला करके। ठीक है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, तीनों पिटकों को मिला करके इन्होंने एक महाविभाषा शास्त्र भी बोल देते हैं, विभाषा शास्त्र भी बोल देते हैं, इसके ऊपर ग्रंथ लिखा था इस नाम से, महाविभाषा शास्त्र के नाम से। ठीक है, उस समय कनिष्क ने उसको क्या किया कि ताम्र पत्रों के ऊपर गुदवाया, ताम्र पत्र को पूरा गुदवा करके, ठीक है, उसको एक स्तूप के अंदर संरक्षित करके रखवा दिया। हालांकि बाद के वर्षों में उसमें आग लग गई थी साथी और वो पूरा
सिस्टम खत्म हो गया था। जब और चैप्टर आगे चलेगा तब बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो विभाषा शास्त्र की रचना हुई थी वसुमित्र के द्वारा। इसी समय पर साथियों बट गया था बौद्ध धर्म जो दो प्रमुख संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान, ठीक है। आगे चल करके हीनयान में और निकले क्या, वैभाषिक और श्रोत्रांतिक निकले, और महायान से माध्यमिक और शून्यवाद, ठीक है, और विज्ञानवाद या योगाचार। तो माध्यमिक या फिर शून्यवादी बोल देते हैं इसको, और विज्ञानवाद या योगाचार बोल देते हैं। ये किसके रूप संप्रदाय हुए, महायान के। और इसके समय के अनुसार इसमें और भी आगे आगे इसमें डिवाइडेशन होता चला गया समय समय पर, ठीक है। तो चौथी बौद्ध संगीति की एक खास बात और है साथियों कि यहाँ पर चौथी संगीति के बाद में जो साहित्यिक भाषा जो थी वो पाली प्राकृत की जगह पर संस्कृत ने स्थान ले लिया था। जो उसके बाद के जो स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं ना साथियों, वो ज़्यादातर संस्कृत में लिखे गए हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। बौद्ध विद्वान कौन कौन हुए हैं साथियों, महादेव, कुमारजीव ये बहुत बड़े विद्वान हुए हैं साथियों। ये इन्होंने बहुत सी चीज़ों का ट्रांसलेशन किया है, बहुत सी किताबें लिखी थी इन्होंने, ठीक है। नागार्जुन को माना जाता है, आइंस्टाइन भी माना जाता है इनको, ठीक है। प्राचीन भारत का मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी बोला जाता है इनको। तो शून्यवाद इन्हीं की देन है, शून्यवाद जो है वो इन्हीं की देन है। और रस चिकित्सा जो है आयुर्वेद के अंदर जो रस चिकित्सा है, रसों के माध्यम से जो इलाज किया जाता है ना साथियों, तो वो इन्हीं की देन बताते हैं विद्वान, ठीक है। और कौन है, आर्यदेव, असंग, वसुबंधु और दिंगनांग वगैरह बहुत सारे हुए हैं जो प्रमुख विद्वान हुए हैं जैन क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म के विद्वान हुए हैं, ठीक है। तो आज का ये लगभग चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है साथियों। कल थोड़ा सा और बचा है, कल इसके ऊपर हम और डिटेल्स डिस्कशन करेंगे, क्योंकि साथियों का बहुत बड़ा चैप्टर है, काफ़ी आपको भी समय देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो इनको डिटेल्स में एक बार आप देख लीजिए। मैं इनसे और जुड़े हुए और फैक्ट्स और डिटेल जो है टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले चैप्टर में दोबारा फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, नए जोश और जुनून के साथ में हम आपसे फिर सम्मुख होंगे आपके। तो तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए साथियों आप बताइए कि हमारा काम आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो साथियों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आपकी कोई क्वायरी हो, कोई प्रश्न हो आपका, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं हमेशा कमेंट्स का उत्तर देता हूं, जैसा कि आप सब जानते होंगे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, चाहे एलिना जैनवार हो, चाहे मोनू राजभर हो, चाहे अपर्णा मैम हो या प्रेरणा मैम हो, जो भी लीशा मोटिवेशन करके एक स्टूडेंट है हमारे, वो मैम हैं, वो भी जानती हैं। मैं हमेशा ही सभी के कमेंट्स का आंसर देने का प्रयास करता हूं साथियों। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।